हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि जब हम हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल को जब प्रमोट करते हैं तो उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, लोगों को बताना है ताकि वो अगर वो बीमार नहीं है तो वो कोई ऐसा काम भी ना करें जिससे वो आगे जाके बीमार हो सकते हैं। उनके लाइफस्टाइल को वो कैसे चेंज करें। तो डेली हम लोग इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में सुनते हैं, कमर्शियल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखते हैं, एड्स देखते हैं। क्या उन सब का कोई असर हो रहा है लोगों पे या नहीं हो रहा है। जैसे स्मोकिंग को लेके कितनी सारी एड्स हम देखते हैं, जब हम सिनेमा हॉल्स में भी जाते जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि स्मोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कितनी सारी एड्स वहाँ पे बीच में दिखाते हैं। या हम एड्स अवेयरनेस को लेके, कैंसर अवेयरनेस, इतनी सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो क्या इनका कोई असर नहीं हो रहा है लोगों पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मास मीडिया कैंपेन जो है ना वो सिर्फ अकेले बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो दोनों साइड से काम कर रहे हैं। एक तरफ तो वो हमें हेल्दी मैसेजेस जो है वो दिखाते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए अपने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। दूसरी तरफ वो हमें इस तरह की चीज़ों की प्रमोशंस करते हैं, इस तरह की ऐड दिखाते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी है। जैसे जंक फूड की इतनी सारी ऐड आती है। तो दोनों तरीके से वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना भी है और नहीं भी बदलना है। तो वो न्यूट्रल कर देता है इफेक्ट को। तो इसलिए जो मास मीडिया कैंपेन्स है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इन प्रोग्राम्स में जो भी बताया जाता है वो लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है वो सब। तो इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है लोगों की। अब इंटरवेंशंस की कैसी हो सकती हैं अगर हमने किसी का बिहेवियर चेंज करना है उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग। तो क्या इंटरवेंशंस हो सकती हैं जो पर्टिकुलर उनके इंटरेस्ट के लिए बनी हो। जैसे हम जो यूजुअली कैंपेन देखते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं, उसमें कोई टारगेट ग्रुप एक नहीं होता है, या सब कोई पर्टिकुलर हमारे टेलर मेड इंटरेस्ट की नहीं होती है। लेकिन अगर हम किसी के इंटरेस्ट की बात करें जो उसके खुद के इंटरेस्ट में हो या उसके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट हो, तो हो सकता है कि वो उस चीज पे ध्यान भी दे। जैसे एग्जांपल ये दे रहे हैं, अ पार्ट ऑफ वन स्मोकिंग सेसेशन इंटरवेंशन, मतलब स्मोकिंग रोकने के लिए जो इंटरवेंशन किया जाता है। रिसर्चर मेल्ड आउट बर्थडे कार्ड्स एंड अदर मटेरियल्स दैट वर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर ईच several specific target groups. A birthday card tailored for African American participants in the study include। अब जैसे सपोज यहाँ पे कह रहे हैं कि बर्थडे कार्ड्स दिए गए थे, वहां पे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके लिए बर्थडे कार्ड जो दिए थे उसमें क्या था, उसमें ये लिखा हुआ था, ईच ईयर मोर ब्लैक अमेरिकन डाई फ्रॉम स्मोकिंग देन फ्रॉम कार क्रैश एड्स अल्कोहल। मतलब उसमें ये मेंशन था कि हर साल बर्थडे कार्ड के पीछे, जैसे कभी आपने बाहर कमर्शियली कोई बिकता हुआ कार्ड वगैरह खरीदा होगा तो उसमें मैसेजेस होते हैं अंदर, बैक साइड पे कुछ कोट्स होते हैं। तो वहां उसमें ये मैसेज था कि हर साल ब्लैक अमेरिकन स्मोकिंग से जितने मरते हैं, जितने कार क्रैश या एड्स या बाकी चीजों से नहीं मरते, मतलब सबसे ज्यादा डेथ हो रही है स्मोकिंग की वजह से। अब आप किसी को कार्ड भेज रहे हो, उसके पीछे ये मेंशन है फैक्ट। तो आप सोचो अगर वो उसी कम्युनिटी का है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इसके बाद क्या हुआ, 32% पार्टिसिपेंट्स जिनको ये कार्ड मिला था उन लोगों ने स्मोकिंग क्विट कर दी थी। तो दिस इज द इफेक्ट कि अगर हम उसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर टारगेट करें जो उस चीज के ऊपर ध्यान दे। Verisser and Prochaska found similar results using computer-based expert system to select intervention on the basis of individual participants। तो मतलब अगर हम इंडिविजुअल कम्युनिटी या इंडिविजुअल ग्रुप या पार्टिसिपेंट के बेस पे मैसेजेस बनाए जो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो या वो सुनने में इंटरेस्ट रखें, तो हो सकता है कि लोग उस चीज पे ध्यान दें। उनको लगना चाहिए कि उनको बेनिफिट मिल रहा है उससे। एक होता है ना गेन, यहाँ पर लिखा हुआ है गेन फ्रेमिंग। गेन फ्रेमिंग मतलब कुछ ऐसे मैसेजेस हो जिसमें उनको बेनिफिट्स को हाईलाइट किया जाए कि आपको, आप ये करेंगे तो बेनिफिट होगा आपको। दूसरा होता है लॉस फ्रेमिंग। लॉस फ्रेमिंग मतलब जहां पे लॉस को हाईलाइट किया जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके मैसेज में गेन फ्रेमिंग है या लॉस फ्रेमिंग है। Now, research seems to indicate that gain framing works best for prevention behavior that help people to avert the onset or development of a health problem। तो जैसे अगर आपके मैसेजेस में ये चीज बताई जा रही है कि अगर आप
अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, अगर आप ये खाएंगे तो आपको वो बेनिफिट होगा। तो इससे क्या होता है, प्रिवेंशन बिहेवियर्स इंक्रीज होते हैं, लोग अपने आप को रोकते हैं कोई भी ऐसी चीज यूज करने से जो उनके लिए खराब है। सो डिटेक्शन बिहेवियर को मोटिवेट करने के लिए क्या करना है, लॉस फ्रेमिंग। लॉस फ्रेमिंग का मतलब जहां आप बता रहे हो कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको लॉस होगा, तो जब हम डिटेक्शन बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं, सो लॉस फ्रेमिंग सीम टू वर्क बेस्ट फॉर मैसेजेस इंटेंडेड टू मोटिवेट डिटेक्शन बिहेवियर, such as performing regular breast self-examination और obtaining a yearly mammography screening। तो जब हम डिटेक्शन बिहेवियर मतलब जैसे अगर आप बार बार ये एडवर्टीजमेंट रिलीज करते हो कि अगर आपने आपकी बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम है, उस केस में लोग क्या हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, वो अपने आप को चेकअप कराने के लिए जाते हैं, और जब वो चेकअप रेगुलर बेस पे अपना चेकअप कराते हैं तो उनको प्रॉब्लम कम होती है, अर्ली डिटेक्शन हो जाती है बीमारी की। तो लोगों के अंदर आप चाहते हो कि अगर डिटेक्शन बिहेवियर इंक्रीज हो, कि वो अपना रेगुलर चेकअप कराएं हर साल, तो उसमें आपको लॉस फ्रेमिंग करनी पड़ेगी कि आपका ये नुकसान हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब आगे ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करी है इन्होंने बेसिकली, कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने आप को कैंसर जैसी डिसीज या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। या तो रेगुलर विग्रस एक्सरसाइज हो, या अगर आप कम एक्सरसाइज करते हो या मतलब छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हो तो वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली करनी ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 मिनट आप रनिंग कर लो या आधा घंटा वॉकिंग कर लो, तो उससे भी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जो कि यूजुअली मैंने देखा है कि अब लोग पहले से ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और करने लग गए हैं ये सब चीज़ें। फिजिकल के साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि एक्सरसाइज फिजिकली नहीं, मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक बताया कि कुछ एविडेंस है कि जब हम वॉकिंग करते हैं ना 1 घंटा, जैसे हम नॉर्मली लोग 1 घंटा खाने के बाद रात को वॉक करके आते हैं, तो वो अगर हम रेगुलरली करें वीक में 3 से 4 दिन, तो उससे हमारे कॉग्निटिव फंक्शन बहुत इंप्रूव होते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होते हैं, फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन रिड्यूस होती है, एंग्जाइटी कम होती है। तो एक तरीके से ये एक थेरेपी की तरह काम करता है। तो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी हमारे अंदर जो है इतने बेनिफिट्स आते हैं इसके, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, मूड में चेंज होता है। आपको खुद भी ऐसा फील होता होगा कि जब आप एक्सरसाइज करके आते हो तो आपको बहुत बेटर फील होता है, बहुत ज़्यादा। अगर पहले आपको बहुत डिप्रेशन सा या सैड लग रहा होता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे वीक हो रही है, और जैसे ही आप एक्सरसाइज रूटीन अपना शुरू करते हो, उसको डेली फॉलो करते हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली मूड चेंजेस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये सब होने लगती हैं। तो इस तरीके से सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब डेली एक्सरसाइज करने के लिए। जो कई बार होता है कि हमारा मन नहीं करता है, हम 2-4 दिन करके छोड़ देते हैं, तो उसमें ही कह रहे हैं अगर हम कुछ क्यूज अपने लिए बना लें, क्यूज मतलब इस तरह की चीजें जो हमें डेली याद दिलाए कि हमें एक्सरसाइज करनी है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे वर्किंग आउट इन द सेम लोकेशन, आप एक पर्टिकुलर लोकेशन फिक्स कर लो, या एक कमरा हो कोई ऐसा जहाँ पे आप डेली एक्सरसाइज करते हो, या कॉर्नर में कोई जगह हो जहाँ पे आपको देखते याद आ जाए कि आपको एक्सरसाइज करना है। सिमिलर वार्म अप रूटीन हो, अपने रिजल्ट्स डेली रिकॉर्ड करो कि आपने एक हफ्ता जब किया तो आपके अंदर क्या चेंजेस आए। इस तरीके से आप अपना रूटीन मेंटेन कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपको रिवॉर्ड्स अपने आप को देखने हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उससे क्या रिवॉर्ड मिलता है, तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से वो आपको रिवॉर्डिंग लग रहा है। एक सोशल सपोर्ट भी होनी चाहिए जिससे जो रूटीन बना रहता है। फिर आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन उसका डिटेक्शन अर्ली करना है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से क्या होता है, कई बारी प्रॉब्लम खत्म भी हो जाती है अगर हम उसको शुरू में ही ट्रीट कर लें। So the fact that early detection and treatment of an illness is more effective than later detection and treatment, ये तो फैक्ट है कि अर्ली डिटेक्ट करोगे तो ट्रीटमेंट भी जल्दी होगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, अपने आप को चेक कराना पड़ेगा, तो वो एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि उठ के जाएं और अपना चेकअप कराएं।
तो कई बार कंपनीज में ये पॉलिसीज होती है कि जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में ये पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कि हर साल वो रूटीन चेकअप करने के लिए बोलते हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो इसमें क्या है कि लोग जो है चाहे जबरदस्ती जा रहे हो या नहीं, तो मैंडेटरी हो रखा है, तो सबको करना पड़ता है। ऐसे ही सेल्फ एग्जामिनेशन को भी हम और ज़्यादा मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन भी बहुत कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे ये दो डिसीज के बारे में कह रहे हैं, टेस्टिकुलर कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम सेल्फ एग्जामिनेशन करके अर्ली ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 90% चांसेस हैं दोनों ही केसेस में कि ये प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। तो हमें अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें या तो हम चेकअप करवाएं जाके, या फिर जो चीज़ें हम सेल्फ एग्जामिनेशन से चेक कर सकते हैं उसको करें, प्रोवाइडेड हमें आता हो ढंग से एग्जामिन करना, मतलब प्रोसीजर करेक्ट होना चाहिए एग्जामिन का। तो उसके बाद आता है फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग एक बहुत ही जर्नल इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कि खुश रहना, सक्सेसफुल होना, आगे बढ़ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि अपनी पूरी जो लाइफ में वो बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ है, मतलब वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, हमेशा खुश रहा है, उसकी ग्रोथ हुई है, तो उसको हम फ्लरिशिंग बोलते हैं। एक नॉर्मल वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए जब वो एक्चुअली में अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हो। तो फ्लरिशिंग यहाँ पे हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लरिशिंग को बोल रहे हैं एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई खुश है बहुत और साथ में वो हेल्दी भी है। तो हेल्दी भी है, हैप्पी भी है। जैसे कि सोशल साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही इस चीज को क्या बोलते हैं कि मेजर ऑफ फुलफिलमेंट, पर्पस, मीनिंग, हैप्पीनेस, कि कितना फुलफिलमेंट हुई है, उसकी गोल्स को कितना अचीव कर पाया है, अपने पर्पस को, क्या मीनिंग है अपनी लाइफ को, क्या मीनिंग देता है, कोई कितना हैप्पी या कितना हैप्पीनेस है उसकी लाइफ में। तो कीज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है कीज, वो ये कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस नहीं है, जब मतलब एक सेपरेट डायमेंशन है पॉजिटिव फीलिंग और फंक्शनिंग की, कि आप अंदर से पॉजिटिव फील कर रहे हो और पॉजिटिव फंक्शनिंग कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे कि एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ जिसको हम बोलेंगे। और फ्लरिशिंग के अंदर हमारा मेंटल हेल्थ भी आ जाता है, इमोशनल वेलबींग भी आ जाता है, हैप्पीनेस भी आ जाता है, सेटिस्फैक्शन भी आ जाता है। तो जो चीज़ें आप पॉजिटिव सोच सकते हो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जो लोग फ्लरिशिंग होते हैं वो उनकी क्या मतलब इंडिकेटर्स होते हैं, हम किसको देख के कह सकते हैं कि वो बहुत फ्लरिशिंग है। तो इसमें लिखा है कि उनको एक तो लगता है कि वो मोस्टली सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो काम में वो घुस जाते हैं वो उसको एक मास्टर की तरह कर सकते हैं, मास्टरी है उनके पास। अपने नेगेटिव पॉजिटिव वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी क्या कमियां हैं, उनको क्या इम्प्रूव करना है। उनके अंदर एक पर्सनल ग्रोथ का सेंस होता है कि हमें और ज़्यादा बेटर बनना है, सब मतलब उनको पता होता है कि हमारी कमियां क्या, हमें कैसे इम्प्रूव करनी है। सेंस ऑफ ऑटोनॉमी होता है, अपने आप को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना और अपने डिसीजंस के थ्रू आगे कैसे सक्सेसफुल होना है। इंटरनल इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं मेहनत करके, मतलब फेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं वो लोग, मतलब दे आर नॉट द विक्टिम्स ऑफ फेट बट दे कैन कंट्रोल एंड चेंज देयर फेट, वो ऐसा मानते हैं। सो ही सेज, मतलब यहाँ पे कीज की बात कर रहे हैं कि कीज ये कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ द अमेरिकन आर एक्चुअली फ्लरिशिंग and the 2/3 are languishing, which as he states does not imply that they are mentally ill, they just lack the required traits for flourishing। तो ये जो ट्रेड्स हैं फ्लरिशिंग के वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्लरिशिंग के 4 कंपोनेंट मेन होते हैं: गुडनेस, जनरेटिविटी, ग्रोथ एंड रेजिलियंस। गुडनेस तो मतलब वही हुआ कि आपके अंदर एक गुड साइड होती है, एक बैड साइड होती है, तो आप गुड साइड को ज़्यादा फोकस करते हो। जनरेटिविटी, आप दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों के साथ जेनरस हो। ग्रोथ मतलब आप ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ, अपनी फैमिली की ग्रोथ। रेजिलियंस मतलब अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आप उसको झेल जाते हो, तो उसको बोलते हैं रेजिलियंस।
फ्लरिशिंग एंड पॉजिटिव इफेक्ट दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ की लॉन्गिटिविटी से रिलेटेड है। जितने ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जितने फ्लरिशिंग होंगे थॉट्स, उतनी ज़्यादा लॉन्गिटिविटी होगी लाइफ की। फ्लरिशिंग एडल्ट्स हैव हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन टू वर्क। जो फ्लरिशिंग होते हैं उनके अंदर मोटिवेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ग्रोथ की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होता है, अपने गोल्स को पूरे करने के लिए। तो वो मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको कोई नई चीज़ सीखनी हो तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, वो उस चीज़ में बहुत ध्यान लगाते हैं कि हमें भी सीखना है, वो चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। कुछ होते हैं जो नया कुछ करने से भागते हैं, उनको अपने कंफर्ट लेवल से ही बाहर नहीं आना होता। तो फ्लरिशिंग वो लोग होते हैं जिनको नई चीज़ सीखने में इंटरेस्ट होता है और वो मेहनत करने से डरते नहीं हैं। ये लोग जल्दी अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाते हैं। मतलब एक तो जो एकेडमिकली सक्सेसफुल होना एक अलग चीज़ होती है, पर जो फ्लरिशिंग होते हैं वो मोस्टली अपने गोल्स पूरे करते हैं जो भी उनके होते हैं, चाहे वो एकेडमिक गोल्स हो या फिर कोई और। फिर हम आयुर्वेदा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा भी हेल्थ और वेलबींग के बारे में ही बात करता है, जिसमें ये बता रहे हैं कि आयुर्वेदा का इटसेल्फ ही, इस वर्ड का मतलब क्या है, साइंस ऑफ लाइफ एंड लॉन्गिटिविटी। मतलब आयुष, जो आयुर्वेदा में जो आयु करके वर्ड है, आयुष मीनिंग लाइफ। आयु जैसे हम बोलते हैं ना, आयु लाइफ, वाइटैलिटी हेल्थ लॉन्गिटिविटी, और वेदा मीन साइंस और नॉलेज। तो आयुर्वेदा खुद ही एक इसका मतलब ही यही है कि एक लाइफ, एक लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ। और कुछ चीज़ें हमने इसमें पहले भी पढ़ी थी, जैसे आयुर्वेदा में बोला जाता है कि हमारी जो हेल्थ है, बॉडी है, वो 4 ह्यूमर्स से बनी है, ह्यूमर से बनी है। और इसमें चरक संहिता में बोला गया कि दोष जो है हमारे अंदर बॉडी के, वो अगर करेक्टली बैलेंस हो तो हम हेल्दी रहते हैं। तो जैसे त्रिदोषा जिसको हम बोलते हैं, जैसे वत हो गया या पित्त हो गया या कफ हो गया, तो ये ह्यूमर्स या दोषा है, 3 ह्यूमर्स है। फिर आयुर्वेदिक थेरेपी कहती है कि सिर्फ हम फिजिकली नहीं ट्रीट करते हैं, हम साइकोलॉजिकली प्लस फिजियोलॉजिकली दोनों चीज़ों को ट्रीट करते हैं। बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो दोनों की ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी है। फिजियोलॉजिकली जब है किसी की, आप वो साइकोलॉजिकली अगर किसी को आप ठीक करते हो या थेरेपी करते हो या उसकी ट्रीटमेंट करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप उसको सजेशन देते हो, आप उसको रूटीन फॉलो करने के लिए बोलते हो, आप उसको कंसोल करते हो, उसको रिकमेंड करते हो कि उसको क्या करना चाहिए बॉडीली, मतलब जैसे प्रॉपर डाइट लेना, एक्टिविटीज़ करना, रेमेडीज़। लेकिन जब फिजियोलॉजिकल लेवल पे हम करते हैं तो उसमें हम उसकी डाइटिंग, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आयुर्वेदा में दोनों चीज़ें आती है कि मेंटली साइकोलॉजिकली क्या करना है, कैसे उसको खुश रखना है, मोटिवेट करना है उसको पॉजिटिव सोचने के लिए, प्लस फिजिकली उसने क्या करना है। फिर मेडिकल इंटरवेंशन फिजिकल लेवल पे 4 टाइप की है। डाइट, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कैसे प्यूरिफिकेशन करनी है बॉडी की ताकि उसके अंदर से टॉक्सिक निकल जाए। एंड लास्ट इज पेलिएशन, जिसका मतलब होता है किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ट्रीट करना, वो होता है पेलिएशन। और आयुर्वेदा में एक और चीज़ बोलते हैं कि बॉडी में अगर इक्विलिब्रियम बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, जिसको इन्होंने बोला है साम, तो उसका मतलब होता है वो हेल्दी है। और स्वस्थ जो होता है वर्ड, उसका भी एक मीनिंग है, विच इज एस्टेब्लिश्ड इन वन सेल्फ। मतलब एस्टेब्लिशमेंट इन वंस ओन एसेंशियल नेचर, मतलब अपने आप में वो एस्टेब्लिश्ड है वो पर्सन, अपने अपने ऊपर उसका पूरा ध्यान है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे वो पूरी तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करता है हर डायमेंशन में। दैट इज स्वास्थ्य। आगे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि आयुर्वेदा बोलता है कि हमारी जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम जैसे शरीर बोलते हैं, शरीर और देह बोलते हैं। तो कह रहे हैं इसका मतलब है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे गोल्स अचीव करने में हमें हेल्प करता है। तो हमें इस इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखना है। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है, ये एक तरीके का कंटेनर है, एनवेलप है, जिसके अंदर हमारी सोल है, तो ये टूटना नहीं चाहिए, वरना हमारे गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से आयुर्वेदा में बोला हुआ है। फिर लास्ट में जो टॉपिक है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स बताएगा अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। वैसे तो ऑलरेडी हम ये टैक्टिक्स भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जैसे
प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन एक टेक्निक होती है ना, जिसमें हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए अपने बॉडी के हर एक मसल्स को रिलैक्स करते जाते हैं। तो जैसे शुरुआत हम अपने नेक मसल से करते हैं, हम अपने नेक के मसल्स को रिलैक्स करके धीरे धीरे अपने शोल्डर्स तक जाते हैं, फिर अपने आर्म्स के मसल्स को हम एकदम रिलैक्स कर देते हैं। तो आप अपनी आईज बंद करके आप आराम से बैठते हो और धीरे धीरे आप एक इमेजिन करते हो कि आपके मसल्स बॉडी में रिलैक्स होते जा रहे हैं। ऐसे करते करते आप नीचे तक अपने पैरों के मसल्स तक जाते हो, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। फिर कंट्रोल ब्रीदिंग, मतलब आप अपनी ब्रीदिंग जो है उसको डीप ब्रीदिंग करते हो, कंट्रोल ब्रीदिंग करते हो। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिससे आप स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हो। फिर मेडिटेशन तो सब जानते हैं कि एक ये बहुत ही कॉमन तरीका है जो स्ट्रेस रिलीव करता है। ये तो हो गई हमारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। बिहेवियरल टेक्निक में क्या है, हम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करें जिससे हमें स्ट्रेस ना हो। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोला है, स्ट्रेस हमें तब होता है जब हमारे पास काम का ओवरलोड होता है। काम का ओवरलोड को टैकल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हम जितना भी काम होगा उसको मैनेज कर पाएंगे। इसकी टेक्निक्स यहाँ दी हुई है। जैसे आप लिस्ट बना लो पहले कि करना क्या क्या है, प्रायोरिटाइज कर लो कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। जब आप थके हो तो क्या करोगे, और शुरू में क्या करोगे जब आप पूरे एनर्जाइज्ड हो। अपना शेड्यूल पूरा अरेंज करके रखो कि आपके प्रॉपर टाइम टेबल बना हो पूरे दिन का कि कब कैसे काम करना है। एक ब्लॉक टाइम निकाल के रखो जहाँ पे आप लगातार 1 घंटा, पूरा 2 घंटा, ब्लॉक मतलब लंबा टाइम पीरियड जहाँ पे आप बिना इंटरप्शन के कोई काम करोगे, एक वो टाइम भी रखो। और शेड्यूल में एक स्पेस होनी चाहिए आपके, मान लो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो ऐसा ना हो कि आपका शेड्यूल इतना टाइट है कि आप वो चीज़ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हाँ, एक ज़रूरी है कि डेली उसमें जॉगिंग, एरोबिक्स, वॉकिंग, इन सब चीज़ों का टाइम हो। और एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि अगर आप लेजर एक्टिविटी नहीं रखोगे तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे मेंटेन। तो अपने लिए एक लेजर एक्टिविटी का टाइम भी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप टाइम टाइम पे ब्रेक ले पाओ। तो ये तो टेक्निक इन्होंने बताई टाइम मैनेजमेंट की। कॉग्निटिव टेक्निक क्या हम यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमें स्ट्रेस कब होता है, जब हम उसको नेगेटिवली अप्रेज करते हैं। नेगेटिवली अप्रेज करने का मतलब, मान लो आपको बॉस ने ज़्यादा काम दे दिया किसी दिन और आपने उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचना शुरू कर दिया कि मुझे क्यों दिया, मेरे को ज़्यादा क्यों दिया, मुझे क्या मिलेगा। वो हो गया नेगेटिव अप्रेजल जिससे आपको स्ट्रेस होगा। उसी चीज़ को आप पॉजिटिवली अप्रेज करोगे तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है, मेरे पे मुझे रिस्पॉन्सिबल समझा इसलिए मुझे दिया, या उनको मेरे पे भरोसा है इसलिए मुझे दिया। तो अपने स्ट्रेसर को कम करने के लिए अपनी सिचुएशन को पॉजिटिवली अप्रेज करो। तो ये हो जाता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। तो इस तरीके से हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स यूज़ करके। अब ये हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14, जिसका नाम है मेंटल डिसऑर्डर्स। थैंक्स।